जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है भारत में स्वतंत्रता के बाद से अब तक की विकास रणनीतियाँ। यह जो आपका टॉपिक है BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है और इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 10 मिनट में आपको पूरे चैप्टर को समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपको कैसे आंसर करना है। तो आपको दोस्तों मालूम ही है कि आपके चैप्टर का नाम है भारत में स्वतंत्रता के बाद से अब तक की विकास रणनीतियाँ। परंतु इसी चैप्टर से कई बार और कई तरीके से यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की विकास रणनीतियाँ की क्या उपलब्धियाँ थी, क्या कमियाँ थी, उसे बताएं। भारत ने जो विकास की रणनीति अपनाई, क्या वह कारगर थी या विफल थी। फिर दोस्तों इसी तरीके से वो नॉर्मली मोटा मोटा ये पूछते हैं कि भारत ने जो नियोजित विकास अपनाया, ठीक है, जो पंचवर्षीय योजना अपनाई, उसके क्या लाभ हानि हुए, क्या वो सही था तो कहाँ तक सही था, कुछ बिंदु बताए, गलत था तो क्यों गलत था, आलोचनात्मक तत्व बताए। तो इस तरीके से 7 से 8 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उसका एक ही आंसर बनता है। वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वही मैं आपको कैसे एग्जाम में लिखना है वो बताने जा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको पता ही है कि 1947 से पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे लगभग 200 सालों तक। तो गुलाम देश कभी भी बहुत पीछे रह जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें बढ़ना था आगे, ठीक है। पहले तो अपने आप को पीछे रिकवर करना था, जितना हमने लॉस किया था। उसके बाद हमें देश दुनिया भर में तरक्की करनी थी। क्यों? क्योंकि दुनिया के हम सबसे बड़े 7वें देश थे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने जा रहे थे। तो हम कई तरीक़ों से हमें बहुत आगे बढ़ना था। तो हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने एक चीज़ अपनाई। उन्होंने पूरी दुनिया में देखा, ठीक है दोस्तों, कि भाई सबसे ज़्यादा तरक्की कौन कर रहा है। तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा तरक्की कौन कर रहा था? अमेरिका की टक्कर कौन ले रहा था? रूस, जिसका नाम था सोवियत संघ, ठीक है दोस्तों। तो सोवियत संघ हमारे लिए ठीक भी था, क्योंकि अमेरिका की तरह हम बिल्कुल नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो बहुत आगे था। लेकिन सोवियत संघ से हमारी कई चीज़ें मिलती थी, जैसे वो भी एशिया में है, हम भी एशिया में हैं लगभग। उसके बाद में सोवियत संघ से कहीं उनके पास भी कच्चा मटेरियल ज़्यादा था, उसे वो दूसरी चीज़ में बदलते थे। तो रूस को हमने देखा, सोवियत संघ को देखा। तो सोवियत संघ इसलिए आगे बढ़ा था क्योंकि उसने नियोजित विकास अपनाई थी, पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना जो है वो सोवियत संघ से ली गई थी। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि भाई भारत आज़ाद हुआ, भारत ने देखा कि भाई हमें बहुत तेज़ी से विकास करना है, दुनिया में नज़र दौड़ाई तो देखा भाई रूस ही है एक ऐसा देश जो पंचवर्षीय योजना की तरह अपना विकास कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी रूस की कहानी, ताकि आपको अपना पंचवर्षीय योजना समझ में आ जाए, क्योंकि ये हमने कॉपी किया है। तो देखो दोस्तों, रूस में क्या हुआ था। रूस ने 1928 में स्टॉलिन के तहत, ठीक है, उनका जब स्टॉलिन वहाँ पे चला रहे थे, उन्होंने सोवियत 1928 में अपने सोवियत संघ को, ठीक है, पंचवर्षीय योजना के थ्रू बहुत आगे बढ़ा दिया। उन्होंने वहाँ पर स्टील, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर, यहाँ तक कि कोयला और बिजली को 111 से 355% बढ़ा दिया। मतलब कि बहुत ज़्यादा तरक्की होती है 5 सालों में ये। और दूसरी बात, इस पंचवर्षीय योजना में रूस ने अपनी चीज़ों का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। अपनी मिट्टी से लेकर उसने हर एक चीज़ का इस्तेमाल किया, ठीक है दोस्तों। किसी एक बुजुर्ग ने कहा था, मैंने किसी जगह पर देखा था, कि इस देश में, हमारे देश में इतने लोगों के अंदर पावर है कि अपने देश की मिट्टी तक बेच सकते हैं। मतलब मिट्टी को कुछ बनाकर बेच सकता है अगर हमारे पास टैलेंट हो तो वही होता है दोस्तों। तो सोवियत संघ ने भी क्या किया, अपनी पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में बहुत तरक्की कर ली। बिजली का उत्पादन हो गया, कोयले का उत्पादन हो गया, आयरन, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर, हर चीज़ में वो बहुत आगे बढ़ गई। तो भारत ने देखा क्यों ना हम भी यही नीति अपनाएं। अब मैं आपको एक स्टॉलिन की पीच बताता हूँ, मतलब कि जो उसने पंचवर्षीय योजना अपनाई थी जोसेफ स्टॉलिन ने। तो स्टॉलिन ने कहा था कि भाई देखो, जो तरक्की है, जो प्रगति है, उसमें कोई रुकावट नहीं आ जानी चाहिए। अगर प्रगति में रुकावट आई तो उस देश को हर जगह से रुकावट आएगी, उसे बाहर से भी झेलना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, हर चीज़ करनी पड़ेगी। तो किसी भी देश को, आगे बढ़ते रहने वाले देश को कोई पीछे नहीं कर पाता, रुके हुए देश को हर कोई पीछे कर पाता है। तो ये जोसेफ स्टॉलिन की बहुत तगड़ी स्पीच थी, जिसको बहुत ज़्यादा तरीक़ों से माना गया था। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया है? मैंने दोस्तों आपको बताया है
कि भाई किस तरीके से भारत ने स्वतंत्रता के बाद से आसपास देखा और रूस को देखा, सोवियत संघ को देखा। तो सोवियत संघ और रूस में तो आपको नॉर्मल पता ही होगा क्योंकि आपने 12th में पढ़ा होगा। तो सोवियत संघ ही रूस है, मतलब कि रूस ने ही कई तरह से संगठन बनाए थे तो वो सोवियत संघ बना था। तो उसी सोवियत संघ ने पंचवर्षीय योजना में तरक्की कर ली, आसमानों को छू लिया। अब भारत ने भी सोचा क्यों ना हम रूस की रणनीति अपनाए। तो भारत ने सबसे पहले पंचवर्षीय योजना अपनाई। अब नियोजित विकास क्या होता है? तो नियोजित विकास का मतलब होता है एक प्लान बनाना, एक लक्ष्य निर्धारित करना कि इन लक्ष्यों को 5 साल में पूरा करना है और इसी तरीके से हर 5 साल में अपने लक्ष्यों को पूरा करना है और देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है। तो भारत ने 47 के बाद पंचवर्षीय योजना का शुभ आरंभ किया। तो देखो दोस्तों, आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि भारत ने जो पंचवर्षीय योजना अपनाई या फिर भारत ने जो नियोजित विकास की रणनीति अपनाई या भारत ने जो विकास रणनीति अपनाई, उसके क्या फायदे व लाभ थे। तो देखो दोस्तों, कुछ फायदे थे और कुछ घाटे भी थे। अब मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, भारत ने सबसे बड़े फायदे ये थे कि जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया था। जमींदारी या जागीरदारी, जमींदारी जागीरदारी सिस्टम वो होता है दोस्तों जिसमें कई जगह का एक जागीर या एक बहुत बड़ी जगह का मालिक एक ही जमींदार होता था। ठीक है, तो भारत ने वो जमींदारी सिस्टम खत्म करी और सब कुछ सरकार के अंतर्गत आ गया। ठीक है, और उसके बाद में जो उनके अपने नियम थे या अपने कानून थे उसे ख़त्म किया और ज़मीन का एकीकरण या बंटवारा सही से किया कि भाई ज़मीन सबके पास सही तरीके से उपलब्ध हो। इसके बाद में भारत की जो विकास रणनीति थी, जो पंचवर्षीय योजना थी, भारत ने अपने इधर की मृत्यु दर जो है उसे कम किया, जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, और उसके बाद में जीने की उम्र ज़्यादा की है। मतलब मान के चलो पहले से हम बढ़िया करते जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि हमारी डेथ्स जो होती थी, जो मतलब बच्चे पैदा होते ही बहुत ज़्यादा मर जाते थे, वो जी नहीं पाते थे। कोई 9 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई प्रसव के मतलब कि जब बच्चा होता था उस दौरान, या 10 साल की उम्र तक। भारत ने हर एक लक्ष्य को पूरा किया और आज के टाइम में हम बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे जो पैदा होते ही किसी तरीके से वो नहीं बचे। तो हमने एक ये चीज़ करी। उसके बाद में हमने कई तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हमने कोशिश करी कि भाई किसी न किसी तरीके से जो पैसा है वो सही से बटे। ठीक है, अब मैं आपको एक एक फ़ायदे बताता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? पहले मैंने अभी तक क्या बताया है? मैंने अब तक आपको ये बताया कि भारत ने रूस की रणनीति को अपनाया और अब भारत ने यहाँ से कई सुधार किए, जैसे ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में मृत्यु दर कम किया, उसके बाद में जो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं जीने की जो उपलब्धि होती है, जीने के ज़्यादा वो कारण उपलब्ध किए। उसके बाद में भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया। जब अंग्रेज़ों ने हमें आज़ाद किया था तब हमारे इधर इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड नहीं थे, सड़कें नहीं थे, चीज़ें नहीं थी। आज के टाइम में कहीं ना कहीं सड़कों, रेल मार्ग या हाईवे, इन सब का निर्माण हुआ है ना, तो ये सब हुआ है। उसके बाद में हमने अपनी नेशनल इनकम, राष्ट्र की आय बढ़ाई है। ठीक है दोस्तों, पहले हमारा देश की आय इतनी नहीं थी, हमारे देश के पास इतनी कमाई नहीं थी, पर भारत ने समय समय पर उसे बढ़ाया है। उसके बाद में हर एक प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, हर एक व्यक्ति की आय बढ़ी। उसके बाद में हमने बहुत सी चीज़ें जमा करी है, बहुत धन कोष जमा किया अपने देश के लिए। उसके बाद में हमने धीरे धीरे समाज को सही किया है, बैंकिंग को सही किया है, कम्युनिकेशन को सही किया है, हॉस्पिटल को सही किया है, इरिगेशन, हमने खेती बाड़ी को सही किया है। तो भारत ने पंचवर्षीय योजना के तहत बहुत सी चीज़ों को अच्छा किया। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या क्या चीज़ अच्छी बतानी है? जमींदारी ख़त्म की हमने, मृत्यु दर को कम किया, जन की एक जब सबसे सही सा वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं हाई बर्थ किया है, मतलब ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, कम मर रहे हैं, ये किया है। इंफ्रा, हमने बहुत अच्छा समाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। हमने उसके बाद में नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय बढ़ाई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई है। हमने अपने देश के लिए संपत्ति जमा की है, हमने सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है, हमने बैंकिंग को सुधारा है, हमने कम्युनिकेशन जो एक जगह से दूसरी जगह जुड़ाव सही किया है, हमने हॉस्पिटल सही किया, हमने ये सब चीज़ें जो इरिगेशन होती है, जो मतलब कि जल को हर जगह पहुंचाना, इसको सही किया है, बिजली में काम किया है। तो कई तरीके से हमने अपने स्वतंत्रता के बाद से अब तक विकास किया है, या हमारे ये फ़ायदे हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों कि नहीं? प्लीज़ मुझे बताना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या घाटे हुए हैं, पंचवर्षीय योजना क्या क्या चीज़ नहीं ला पाई है। तो देखो दोस्तों, आज भी हमारे इधर भूख से कई लोग मरते हैं। ठीक है, गरीबी से कई लोग मरते हैं। ठीक है, जबकि गरीबी ये सबसे मेन पॉइंट रहा है। हर एक योजना जब भी बनती है तो वो गरीबों के लिए बनती है।
हर एक योजना 47 से लेके 2021 में आ गए हैं हम, और 2021 तक में हर एक पॉलिसी गरीब को लेकर ही बनती है, लेकिन ये गरीबी ही ख़त्म नहीं हो रही। तो सबसे बड़ी बात यही है कि 5 वर्ष के इतने सारे प्रोग्राम आ गए, लेकिन सही से गरीबी कोई नहीं ख़त्म कर पाया, कोई भी। उसके बाद में दोस्तों महंगाई। महंगाई अगर आप फिल्म में देखें सबसे पहले, हर एक फिल्म में देखना, चाहे वो 47 की बाद की फिल्म हो, चाहे वो 1960 की फिल्म हो, 1970, 80, 90, 2000, 2010, सब में महंगाई का जिक्र होगा। गरीबी की महंगाई तो महंगाई का जिक्र होगा। तो मतलब ये सच बात बताई जाती है कि हमारे इधर महंगाई जो है ना बढ़ रही है, लेकिन वो धीरे धीरे नहीं, हर साल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जो आने वाली पीढ़ियाँ हो रही है उनके लिए जीना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो हमारे इधर महंगाई रुक नहीं रही। उसके बाद में जिसे कहा जाता है एक समान आय किसी की नहीं है। किसी के पास करोड़ों है, किसी के पास लाखों भी नहीं है, हज़ार भी नहीं है। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसी के पास बहुत है, किसी के पास बहुत कम है, तो उस चीज़ का भी सही से आज तक नहीं हुआ। उसके बाद में सामाजिक फ़ायदे सबको नहीं मिल पाते। ठीक है दोस्तों, जो पॉलिसी गरीब के लिए बनती है, जो बेनिफिट के लिए बनती है, वो गरीब तक नहीं पहुंच पाती। जैसे मान के चलिए किसी को स्कूल के लिए, मान के चलिए सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि गरीबों के लिए स्कूल में फ्री शिक्षा होगी। तो जो असली गरीब है, जिसे पूरे पैसे मिलने चाहिए, जिसे वो शिक्षा मिलनी चाहिए, वो गरीब स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाता है। जिसके पास राशन पहुंचना चाहिए उसके पास राशन पहुंच नहीं पाता है। उसके बाद में नई नई दिक्कतें आई हैं हमारे देश के सामने, जैसे रेप बढ़ गया है, उसके बाद में करप्शन बढ़ गया है, उसके बाद में आपका क्या कहते हैं, ये आतंकवाद नई तरीके का बढ़ गया है, नई तरीके की सोच बढ़ गई है, नई तरीके के दंगे फसाद बढ़ गए हैं। तो ये सब भी हमारी एक विफलता है, जिसे पंचवर्षीय योजना जैसी चीज़ें काबू नहीं कर पा रही है। तो मैंने अब आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। अब मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा पीछे से हर एक चीज़ को बताता हुआ चलता हूँ। देखो दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने पंचवर्षीय योजना अपनाई, रूस से अपनाई, क्योंकि रूस ने अपनी पंचवर्षीय योजना, सोवियत संघ ने अपनी पंचवर्षीय योजना से बहुत आगे बढ़ गया था। भारत ने इसे अपनाया है। हर पंचवर्षीय योजना में नियोजित विकास अपना एक लक्ष्य बनाया, उसे लक्ष्य को प्राप्त करना अपना एक एम रखा, और उस लक्ष्य के कुछ फ़ायदे हमने प्राप्त भी किए हैं और कुछ नहीं भी किए हैं। जैसे हमने अपनी राष्ट्रीय आय बढ़ाई, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई, हमने संपत्ति जोड़ी, हमने सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया, हमने बैंकिंग सही की, कम्युनिकेशन सही किया, हॉस्पिटल सही किया, इरिगेशन सही किया, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म की, लॉ बर्थ किया, लेकिन कई चीज़ें नहीं कर पाए। जैसे गरीबी ख़त्म नहीं कर पाए, जबकि वो मेन चीज़ रही, महंगाई नहीं रोक पाए। उसके बाद में हम आज तक लोगों को फ़ायदा नहीं दे पाए, सबके जो आय बराबर नहीं कर पाए, कई नई दिक्कतें दूर नहीं कर पाए। तो यही सब चीज़ें आपको मोटा मोटा इस पूरे चैप्टर में समझने को मिलेगा। अगर अब ये क्वेश्चन आता है तो इसे आपको कैसे करना है वह मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं। तो देखो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये बताओगे कि विकास की जो योजना थी, जो भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अब तक योजनाएं बनाई गई, विकास की योजनाओं के बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं या नहीं, भारत का कितना विकास हुआ है जितना उसका लक्ष्य या नहीं, परंतु इन योजनाओं को अपनी कुछ उपलब्धियां, कुछ अपने निराशाजनक बिंदु हैं, उन्हीं के बारे में हम इसे मूल्यांकन करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि भाई भारत ने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बनाई, प्लान बनाए। अब उन प्लान के कुछ फ़ायदे हैं ये सबको पता है, और कुछ घाटे हुए ये सबको पता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि। इस पंचवर्षीय योजना से सबसे बड़ा फायदा हुआ है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय किसी भी देश के आर्थिक विकास का प्रमाण होती है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के आर्थिक विकास के लिए अपनाई गई रणनीति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि हुई है। तो देखो दोस्तों, जो हमारा देश में प्रोडक्शन होता है, जो हमारे देश में जीडीपी जिसे कहते हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ी है। ठीक है, जिसके लिए भारत सरकार ने अभी 2019 में कहा था ना कि हम कुछ आने वाले समय में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, कि मतलब हमारे देश की आय को हम बढ़ाएंगे। हमारी भारत सरकार समय समय पर क्या कहती है कि भाई कहीं ना कहीं ये न्यू इंडिया बनाओ, मेड इन इंडिया बनाओ, ये सब क्यों कहती है? ताकि हमारे देश की आय में वृद्धि हो, हमारे देश की कमाई बढ़े, हमारे देश में टूरिज्म बढ़े। क्यों कहते हैं? ताकि राष्ट्रीय आय बढ़े। तो हमने पहले से 1947 से अब तक अपने राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि की है, लगातार वृद्धि करी है, कभी हम गिरे नहीं हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि,
संतान प्राप्ति से पूर्व भारत में प्रत्येक व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि सूर्य के समान थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस निरंतर वृद्धि हुई। सन 1950-51 चालू की मतलब प्रति व्यक्ति आय 238 थी और 2004-5 में बढ़कर 12,416 हो गई। तो देखो दोस्तों, हर एक व्यक्ति की आय बढ़कर कितनी हुई। 1949 जो 50-51 था उस टाइम 238 रुपये हर एक व्यक्ति की आई थी। ऐसा माना जाता है कि जो देश की कमाई होती है उसे पूरे आबादी से डिवाइड कर देते हैं तो उसे प्रति व्यक्ति आय माना जाता है। तो हमारे देश में क्या हुआ, 12,416 रुपये 2004-5 में एक नॉर्मल व्यक्ति की कीमत पे आ गई। तो हम कितना ज़्यादा बढ़ गए कि एक व्यक्ति की कमाई कितनी थी आज़ादी के टाइम, 238 रुपये, और 2004-5 में सीधा 12,416 हो गई। और अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई, लगभग ये 90,000 80,000 90,000 के आसपास है। पूंजी निर्माण के दर में वृद्धि। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के परिणाम स्वरूप भारत में पूंजी निर्माण में वृद्धि हुई है। सन 1950-51 में भारत में पूंजी निर्माण की दर 11.8% थी, जो अब मौजूदा 30% से अधिक है। तो देखो दोस्तों, पूंजी निर्माण में वृद्धि मतलब कि हमारे पास कैपिटल बहुत है, कि हमारे देश के पास इतना पैसा रखा हुआ है सोने के रूप में, बॉन्ड के रूप में, कर्ज के रूप में। तो हमने इतना पैसा दुनिया को दे रखा है, हमारे पास पड़ा हुआ है कि वो जो बहुत कम था, जो 1950-51 में हमारे पास 11.8% थी, वो 30% हो गई है। मतलब कि देश के पास जो पूंजी है, जो पैसा पड़ा हुआ है, वो पहले से अधिक हुआ है और समय समय पर यह बढ़ ही रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना में हमने ये चीज़ें फ़ायदे की प्राप्त की है कि हमने अपने देश के लोगों की, हमने अपने देश की आय बढ़ाई है, हमने अपने देश के लोगों की आय बढ़ाई है, हमने देश में पूंजी का निर्माण किया है। मतलब कि हमारे एक एक चीज़ जो भी है सबकी कितनी कीमत है ना, एयरपोर्ट की, चाहे रेलवे की, चाहे हमने जो भी हमारे देश की कीमत है उसे भी बढ़ाया है। सामाजिक न्याय, तो देखो दोस्तों, ये बात सच है कि हमने न्याय में अभी भी दिक्कत है, लेकिन हम समय समय पर धीरे धीरे न्याय को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि लोगों को सामाजिक उपलब्ध कराने में भी कार्य में सफलता मिली है। प्रत्येक व्यक्ति आय में वृद्धि से हमें यह पता चलता है कि लोगों की आर्थिक सुधार हुआ है, रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई है, जन स्वास्थ्य सेवा में विकास के कारण भारत में औसतन आयु बढ़ी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य अन्य के पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रम, महिलाओं के कल्याण की योजना, सामाजिक न्याय को विषय बढ़ावा मिला है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मोटा मोटा बताइए, समाज में रह रहे लोगों का न्याय हो रहा है? तो भाई हो रहा है। देखो, आज़ादी से पहले कितने अन्याय थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय होता था, महिलाओं को अपने अधिकार नहीं मिलते थे, उसके बाद में हर किसी को अपना अपना फ़ायदा नहीं मिलता था, परंतु समाज में न्याय मिला है। आज के टाइम में बेशक हमें न्याय लेने में कोर्ट में हम चक्कर ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन सॉरी दोस्तों, लेकिन अभी भी हमारे समाज में न्याय की पूरी पूरी कोशिश की गई है और हम समय समय पर उसमें सुधार किया है। देखो दोस्तों, जैसे जन स्वास्थ्य, पहले से हमारे जो हॉस्पिटल, जैसे हमने मृत्यु दर पे कमी की है, जैसे हमने बीमारियों पर अपने अपने वो किए हैं, जैसे आज के टाइम में आप देख लीजिए कि हम हर एक बीमारी के लिए सरकार सबको सचेत करती है। तो ये सब क्या है, जन स्वास्थ्य, लोगों में जन स्वास्थ्य बढ़ाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार हमेशा हर चीज़ का प्रचार करके बताती है कि भाई ये 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो आप टीवी का दिखाइए, पोलियो की दवाई ले लीजिए। तो ये जन स्वास्थ्य है, लोगों को जन को स्वास्थ्य के लिए वो कर रही है, 5 लाख का बीमा दे रही है। ये क्यों दे रही है सरकार? ताकि जन सेवा में सुधार हो, ठीक है। औसतन आयु बढ़े, जो हमारे इधर व्यक्ति 58 साल औसतन आयु थी उसे हमने 62-65 तक लेके आए कि हर एक व्यक्ति थोड़ा लंबा जिए। अनुसूचित जनजाति का जो दुष्प्रभाव होते थे या उनके साथ जो दुष्परिणाम होते थे या उनके साथ जो गलत चीज़ें होती थी उसे रोका जाए। उसके बाद में महिलाओं के कल्याण के लिए कि भाई महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को हर एक कार्य क्षेत्र में लाया जाए, महिलाओं को हर एक अवसर मिले। तो यही सामाजिक न्याय है जो सरकार ने समय के साथ प्राप्त करवाई है। साक्षरता दर में वृद्धि, तो देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि जो साक्षरता, जो पढ़ाई लिखाई का डाटा 16% था उसे हमने 77% किया और आज के टाइम में ये 80 से पार जाने वाला है। अब जो आपकी जनगणना आएगी तो ये 80-85 के पार जाएगा। साक्षरता दर मतलब कि हमारे लोगों को जानकारी हो, पढ़े लिखे लोग हो। तो जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो उतना ही देश हमारा वृद्धि करेगा। देश में विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आदि की संख्या में वृद्धि हुई है। अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य केंद्र, परिवार नियोजन केंद्रों की वृद्धि हुई है। चेचक, मलेरिया, पोलियो जैसे भयंकर बीमारियों का समाप्त किया गया है। 1991 भारतीय की औसत आयु 35 वर्ष थी, जो बढ़कर 69 वर्ष हो गई है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कितनी चीज़ें हुई। 77% मतलब कि लोग पढ़े लिखे हैं, जो पहले 16% थे आज़ादी के टाइम में। विश्वविद्यालय, कॉलेजेस बढ़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैकेनिकल कॉलेज, जो क्या कहते हैं उसे पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब बढ़े हैं ना समय समय पर। डिस्पेंसरी बढ़ी है, अस्पताल बढ़े हैं, स्वास्थ्य केंद्र बढ़े, परिवार नियोजन केंद्र बढ़े हैं।
चेचक, मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए सरकार ने समाप्त करा इनको, पोलियो को समाप्त किया, बहुत हर एक घर घर पहुंचकर सरकार ने पोलियो पिलाने की कोशिश की है। और कुछ ही साल पहले एक केस मिला था 2000 कुछ में 12-13 के आसपास, वरना उसके बाद कोई केस ही नहीं मिला है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये सब भी। उसके बाद में 35 वर्ष की आयु, जो 1991 में लगभग 35-40 साल में हर एक व्यक्ति मर जाता था, मतलब कि हर एक व्यक्ति का मतलब है कि कुछ कुछ लोग को पता नहीं था, मर जाते थे, वो ज़्यादा लंबी आयु नहीं जी पाते थे, उसे हमने 69 तक करीब लाए हैं। तो ये सब चीज़ें हमने क्या करी है, प्राप्ति तो किया है। ये सब पंचवर्षीय योजना के फायदे तो हैं। उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जो आज भारत में कृषि तथा अन्य उद्योगों में काफ़ी आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है। खदानों के लिए विदेशों पर आधारित नहीं रहना पड़ता। तो देखो दोस्तों, पहले क्या था कि हमें विदेशों पर आधारित रहना पड़ता था। आपने सुना होगा, आपके टीचरों ने बताया होगा कि 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमें गेहूँ ये सब चीज़ें भेजी गई थी अमेरिका वगैरह की तरफ से, क्योंकि हमारे पास उस टाइम खाद्यान्न था नहीं, और वो जो उन्होंने भेजा था वो बहुत बेकार मटेरियल में थे, और कई बार हमें हेल्प मिलती थी वो बहुत बेकार मिलती थी। हमें उन पर आधारित रहना पड़ता था, हमें अपना पैसा भी भेजना पड़ता था, कई बार नहीं होता था, हमें खरीदना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास 2-2 साल 3-3 साल का खाना पहले से ही रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, ठीक है। उसके बाद में आज भारत अपने उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनरी का उत्पादन स्वयं करता है। आज भारत में लोगों के लिए अपने आवश्यक मशीन ताकत वाले स्वयं करता है, जैसे कि लोकोमोटिव, जहाज रानी, ऑटोमोबाइल, छोटी छोटी गाड़ियाँ। तो देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत में कई सारी कंपनियाँ हैं जो ये सब चीज़ें बनाती है, ऑटो पायलट चीज़ें, गाड़ियों की चीज़ें, दवाई, मशीनरी। तो ये सब क्या है, भारत अब खुद अपने लिए उस पर हो गया, अब खुद अपनी चीज़ें कर रहा है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, समुद्र में कुएं की खुदाई, भारत में कार्य सफलता बढ़ाने, कच्चे तेल की मशीनों, इन स्कूटर का निर्माण, सभी उत्पादन में भारत आगे बढ़ रहा है। तो देखो दोस्तों, हम उत्पादन में बढ़े, हम अपना प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं, पहले जैसे हम किसी पर आधारित नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि भारत ने यह विकास किया है, विज्ञान तथा तकनीक का विकास। विकास की नीति के कारण भारत में विज्ञान तकनीक में विकास हुआ है, यातायात में विकास हुआ है। तो देखो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पहले दिल्ली से कर्नाटक जाने के लिए, दिल्ली से कर्नाटक जाने के लिए 3 दिन माने जाते थे, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 दिन भी माने जाते थे, क्योंकि जाने में इतनी दिक्कत होती थी, रोड का सही ना होना, ये सब ना होना। लेकिन विज्ञान और तकनीक के बढ़ने से इसे बहुत कम कर दिया गया है। मानोगे आप, इतना पॉसिबल कर दिया गया था कि 18 घंटे में कोई भी व्यक्ति कर्नाटक बाय रोड पहुंच सकता है, ठीक है। मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ, मैं बाय रोड की बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना हमने चीज़ों को सही किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया, आधुनिकीकरण को अच्छा किया। उसके बाद में भारत का विज्ञान और तकनीक आधार पर इतना मजबूत हो गया कि किसी भी उद्योग की स्वतंत्र रूप से स्थापना कर सकता है, और औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारत का विश्व दूसरा स्थान प्राप्त है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि हम कैसे उद्योग का विकास करें। आज के टाइम में हमारे देश में हमारे कोविड की वैक्सीन बन गई है। तो ये सब किसका है, हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास किया है, इस वजह से हुआ ये। यातायात, संचार के साधनों का विकास करना, टेलीफोन, ये सब चीज़, इंटरनेट, हमने इसमें कितना विकास किया है, कितने तरीके से हमने इनमें रेल, सड़क, इन सब में विकास किया है ना। तो यही चीज़ दोस्तों बताई गई है। तो अब यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ तक हमने एक ही चीज़ डिस्कस की है कि भाई पंचवर्षीय योजना के फ़ायदे क्या है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना के फ़ायदे यही थे कि हमारे देश की आय बढ़ी है, हमारे हर एक व्यक्ति की आय बढ़ी है, हमारे देश में पूंजी का बहुत आ गया है, हमारे पास देश में सामाजिक न्याय बढ़ा है, किसी के साथ गलत नहीं कुछ होता, हमारे देश में एजुकेशन बढ़ा है, हमारे देश में उत्पादन में हम आगे बढ़े हैं, हम विज्ञान तकनीक में आगे बढ़े हैं, हम यातायात संचार में आगे बढ़े हैं। परंतु इसके कुछ घाटे भी हैं। हमने कौन कौन से घाटे देखे हैं पंचवर्षीय योजना में। विकास की धीमी गति दोस्तों, 1947, ठीक है, और आज 2021, अभी भी पानी, बिजली या कई जगह कई चीज़ों में अभी भी हम बहुत स्लो हैं, ठीक है। अगर हम दुनिया से अपना मुकाबला करें तो हम बहुत पीछे हैं। अगर आप अपने साथ के छोटे छोटे सिंगापुर जैसे या जो हमारे साथ आज़ाद हुए थे उन देशों को भी ले लेंगे, कुछ ही देश को छोड़कर, तो हम कहीं ना कहीं बहुत स्लो चल रहे हैं। हमने जो रूस का पॉलिसी अपनाई थी पंचवर्षीय योजना, रूस ने तो सिर्फ 15 से 20 सालों में बहुत तरक्की कर ली थी, लेकिन हम तो 30 से 50-60 सालों में भी उसकी आधी तरक्की नहीं कर पाए। तो विकास की धीमी गति थी। भारत में आर्थिक विकास की गति धीमी रही, योजनाओं में आर्थिक विकास के जो लक्ष्य रहे थे वो प्राप्त नहीं हो सके, कृषि उद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके, भूमि सुधार की गति धीमी रही, राष्ट्रीय आय में भी संतोषजनक वृद्धि नहीं हो पाई, नागरिकों का जीवन ऊंचा नहीं उठ पाया। तो देखो दोस्तों, सरकार जो नियम चला रही है, ठीक है, सरकार पूरी कोशिश करती है कि लोग ये करे वो करे, लेकिन हम खुद नहीं कर पाते। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारा विकास नहीं हुआ।
आज के टाइम में सरकार हर बच्चे को बोलते हैं स्कूल आओ। एक अभी मैंने कहीं पे किसी सरकार का पढ़ा था, किसी राज्य की सरकार ने 100 रुपये 50 रुपये लड़कियों के स्कूल जाने पे दिए हैं, लड़कियों के ये सब करने पे दिए। तो क्यों कर रही है सरकार? क्योंकि लोग नहीं चाहते, सरकार उन्हें लालच दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम खुद विकास नहीं कर पाए, सरकार कहीं ना कहीं विफल है ना, लोग अभी भी गरीब रह गए ना। सरकार को राशन क्यों बांटना पड़ा? क्योंकि लोगों के पास नहीं था ना, मतलब समझ रहे हो आप, इसलिए बांटना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है जो विकास करना चाहिए था भारत को, वो विकास नहीं कर पाया। जहाँ पे दुनिया आज इंटरनेट या फिर सुख सुविधाओं के लिए, अमेरिका में जैसे देख लीजिए कि वहाँ पर क्या माना गया कि जिसके पास 2 से 3 गाड़ी नहीं है वो गरीब माना जाता है। लेकिन हमारे भारत में कौन गरीब माना जा रहा है? जो दिन के 400 या 500 या 1000 रुपये नहीं कमा पाता महीने के, सॉरी दिन के नहीं, 1000 रुपये। तो उसका मतलब क्या है, उनका लेवल और हमारा लेवल कहाँ पे आ गया? वो तो चलो सबसे ऊपर देश है आज के टाइम में। उसके बाद में कहीं ना कहीं हमारे इधर अभी भी खाने पीने की चीज़ों की क्वालिटी हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, उसमें हम उस तरीके का विकास नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पंचवर्षीय योजना सुधार नहीं कर पाई। बेरोजगार में वृद्धि। विकास का गति का मुख्य लक्ष्य देश में गरीबी बेरोजगारी का समाप्त करना था, परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफलता नहीं हो पाई। स्वतंत्रता के 70 साल से अधिक वर्षों के बाद भी देश में गरीबी बेरोजगारी समाप्त नहीं की जा सकी। आज भी देश के करोड़ों लोग ऐसे जो बेरोजगारी के शिकार है। देश की जनसंख्या एक बहुत बड़ा भाग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में हमारे इधर बेरोजगारी बहुत है। इतने पैसे मिलते हैं कि जिससे लोग घर नहीं चला पाते, जिससे लोग काम करना ना करना बराबर समझते हैं। 9 घंटे के 10 साढ़े 8,000 रुपये, जिससे घर भी नहीं चलेगा और 9 घंटे इंसान के दिन के ख़राब भी होंगे। उसके बाद में रोज़गार ढंग का नहीं है, रोज़गार के लिए सरकार के कोई रूल नहीं है, कौन कहाँ पे काम कर रहा है उसे क्या पैसे मिले सरकार को पता नहीं है। तो दोस्तों बेरोज़गारी बहुत है, लोग काम घर कैसे चलाएंगे? उसके बाद में मेन आय नहीं है। अगर देश का बहुत बड़ा भाग कृषि पर आधारित है तो कृषि से पैसा नहीं है, तो बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। लोग काम करना चाह रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, तो सरकार कहीं ना कहीं फेल हो गई ना। रूस में तो काम इतना करने के लिए था कि लोग 2-2 बार काम करते थे। तो पंचवर्षीय योजना हमारी बेरोजगारी में नहीं जीत पाई। और आज भी कितनी सरकारें आ गई है, हर सरकार का आप देख लीजिए बेरोजगारी बेरोजगारी चलता ही रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या। देखो दोस्तों, हमारे देश में ना सरकार प्लान बनाती है 5 लाख लोगों के लिए, और उसके बाद उसे पता चलता है कि 5 लाख की आबादी तो 7 लाख हो गई, तो प्लान पूरा ख़राब हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार प्लान कुछ बनाती है, वो प्लान वहीं फेल हो जाता है। उसके बाद में सीधी सी बात है कि अगर मैं आपके घर में भी 5 लोग हैं और अचानक से आप कल आपके पापा जो भी आपके घर की इनकम देने वाले उनको पता चले कि यहाँ पे 50 लोग हो गए, अब मना तो नहीं कर सकते। और फिर अगले दिन पता चले या 10 दिन बाद पता चले कि 11 लोग हो गए, हर 20 दिन में एक लोग बढ़ते आ रहे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए काम या उनके पेट भरना मुश्किल हो जाएगा ना, उनके लिए काम करना। तो वही बात है यहाँ पर कि भाई जब देश की आबादी बढ़ती जाएगी तो सरकार यहाँ पर फेल हो जाएगी। तो आबादी को नहीं रोक पाई, निरंतर बढ़ती जनसंख्या को नहीं रोक पाई। अब देखिए 2021 का जो डाटा आएगा या फिर 2022 में जो जनगणना होनी थी, अगर वो होकर आएगा, वो दोस्तों उसका डाटा आप देख कर हैरान रह जाओगे इतनी आबादी हमारी हो चुकी होगी। तो यही बताया गया यदि विकास के रणनीति पूरे तरीके से धन जोड़ देती है, ऐसा लगता है कि विकास हुआ ही नहीं। यदि 10 लोगों के लिए नीति बनाई जाए तो उतने ही 10 लोगों की मांग बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद में धन का असमान वितरण या बंटवारा। ठीक है दोस्तों, किसी के पास 12 से 13 गाड़ी है, ठीक है, और किसी के पास साइकिल में ट्यूब लगाने का पैसा नहीं है, समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ी समस्या है, धन का असमान वितरण है। ठीक है, कोई भी बंदा मान के चलो आप बहुत पढ़े लिखे, आप बहुत नॉलेज है, तो आपको सुख सुविधा मिल जाएगी, ठीक है, आपको एक बड़ा घर मिल जाएगा। लेकिन आप कुछ भी हो तो आपके लिए इतना नहीं है कि आपके पास दुनिया का जो दूसरे लोगों का पैसा वो रुका रहे। मान समझ रहे हो? जैसे आप 2-4 भाई हैं, ठीक है, ये 4 भाई हैं मान के चलिए, ये सब ठीक है, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत नहीं उतना होशियार। तो देखो दोस्तों, इसको जीने का तो अधिकार है ना, इसे खाने पीने की हर चीज़ इसकी आवश्यकता पूरी हो, इसकी आवश्यकता ज़्यादा हो, लेकिन इन सबका पैसा इसके पास आ जाए तो ये तो भूखे मर जाएंगे। तो वही बात है कि भाई कई लोगों के पास पैसा इतना है कि वो लोग 10-10 लाख रुपए, 9-9 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए एक दिन में उड़ा देते हैं। ठीक है, एक पार्टी में 6-6 लाख रुपए उड़ा देते हैं, और कोई 10 दिन खाना ना खाने की वजह से बीमार पड़ जाता है और मर जाता है। ये गलत है। तो धन का समान वितरण होना चाहिए, असमान नहीं होना चाहिए। कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि का मतलब है कि आज के टाइम में अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली में कहीं भी एक घर में जिम भी जाना चाहता है, ठीक है, या फिर अपने घर में कोई ऐसा काम भी करना चाहता है, या वो किसी को
कोई फ़ायदा भी दे देता है, अगर वो जेब से पैसा निकाल के किसी को देता भी है तो उसको अपने बजट का ख्याल आता है। अगर वो किसी को सोचेगा कि यार ये गरीब है, मैं इसे 500 रुपये दे देता हूँ, बेचारे का घर चल जाएगा या फिर आज ये भूखा नहीं सोएगा, तो वो उसके घर की हालत ख़राब हो जाएगी। तो मतलब कीमतों में समय समय पे वृद्धि हो रही है, इतना पैसा बढ़ता जा रहा है, रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, हर साल कपड़ों पे कीमत बढ़ रही है, हर साल पेट्रोल पे कीमत बढ़ जाती है, हर साल गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है। तो कीमत में इतनी वृद्धि होती जा रही है कि आम आदमी उसको रोक नहीं पा रहा है। प्राथमिकताओं पर कमजोर, योजनाओं की प्राथमिकता निश्चित की है, संतुलन बनाए रखने का ध्यान नहीं दिया गया। जब कृषि पर जोर दिया गया, उद्योग विकास का धक्का लगा, जब उद्योग को ध्यान दिया गया तो कृषि का धक्का लगा। इससे पता चला प्राथमिकताएं सही व्यक्तित्व रूप से नहीं चल पाई। तो देखो दोस्तों, सरकार ने पहले पंचवर्षीय योजना में कहा हम कृषि का विकास करेंगे, जैसे कृषि का विकास किया तो कृषि भी विकास नहीं कर पाई। फिर दूसरे में कहा कि हम इंडस्ट्री का विकास करेंगे, इंडस्ट्री का विकास किया तो कृषि का भी नहीं हो पाया, ना इंडस्ट्री आगे बढ़ी ना कृषि आगे बढ़ी। तो प्राथमिकता मतलब कि मेन चीज़ को जोर नहीं दिया। इस देश की इनकम किससे? कृषि से, तो कृषि को जोर दो ना। इस देश की इनकम किससे है? इंडस्ट्री से, तो इंडस्ट्री पर जोर दो। तो उसको ही सही नहीं कर पाई। तो मेन जो बेसिक कमा के देने वाली चीज़ थी देश को, उस पर जोर नहीं हो पाया। तो यहाँ तक समझ रहे हो ना, ये घाटे बता रहा हूँ मैं कि विकास की कितनी धीमी गति है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, धन का असमान वितरण है, कीमतों में वृद्धि है, मेन चीज़ों को नहीं बढ़ा रही, और विकास की योजना में जनता की भागीदारी का अभाव रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मान के चलो सरकार कहती है कि भाई भ्रूण हत्या मत करो, ठीक है, भ्रूण हत्या मतलब कि बेटी बेटे का पता लगाकर बेटी को मत मारो, लेकिन सरकार क्या, लोग क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे। उसके बाद सरकार कह रही है सड़क को गंदा मत करो, लोग कर रहे हैं। लोग, सरकार कह रही है कि आप भ्रष्टाचार मत दो, पैसे मत दो किसी को, तब भी लोग दे रहे हैं। लोगों को जल्दी काम कराना है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। सरकार कह रही है बच्चों को पढ़ाओ, लोग कह रहे हैं नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है दोस्तों? सरकार पैसे देती है कई तरीके से, कुछ सरकार प्लान बना रही है तो लोग उस पर इनिशिएट नहीं कर रहे। तो ये भी एक दिक्कत है कि भाई भागीदारी का कम अभाव रहा है, निरक्षरता पिछड़ेपन के कारण अधिक रहा, जिससे कि देश का महत्वपूर्ण भाग ही रहा। आपको मैं बताता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े देश हैं वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि कोई कानून बनता है या फिर कोई ऐसी सरकार प्लान बनाते हैं ना लोगों के लिए, तो लोग वहाँ पर बहुत चेयर करते हैं, बहुत खुशी से उसे मनाते हैं कि यार हम, अब जैसे मान के चलिए हमारे देश में सफाई के लिए सरकार ने एक प्लान बनाया, तो अगर ऐसा कुछ प्लान बनाएगी, इतना बजट पास करेगी, तो वहाँ के लोग बहुत खुश होंगे, खुद आगे आगे इनिशिएट करेंगे, त्यौहार सा बना देंगे, बहुत अच्छा सा वहाँ माहौल बन जाएगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में उसके लिए एक नकारात्मकता आ जाती है लोगों में, तो वो चीज़ गलत है। तो अब आपका आंसर हो गया बिल्कुल कंप्लीट। मैं नीचे आपको छोटी सी चीज़ें हैं वो बता के फिर आपका बिल्कुल वीडियो एंड कर दूंगा। अब आप कमेंट करके बताना कि भाई आपका क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर हो गया है कि नहीं। देखो, आपका क्वेश्चन यही था कि भाई पंचवर्षीय योजना क्या है। पंचवर्षीय योजना मैंने आपको बता दी, 5 वर्ष की योजना है जिसके अंदर सरकार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखती है और उनको प्राप्त करती है। इसकी उपलब्धियाँ, इसके फ़ायदे क्या हुए हैं, इसके घाटे क्या हुए हैं। तो मैंने फ़ायदे में बताया था आपको, घाटे भी बता दिए, दोबारा बता के बहुत कन्फ्यूजिंग होगा। अब मैं आपको हर पंचवर्षीय योजना सरकार की बता देता हूँ, उसके अंदर क्या क्या सरकार के लक्ष्य थे, फिर मैं इस वीडियो को एंड कर दूँगा। तो कमेंट यार करना मत भूलना, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताना। कोई कमी पेशी होगी तो उसे दूर करेंगे हम, ठीक है। अब देखो, पहली पंचवर्षीय योजना में आपको सीधा ऊपर ऊपर से पढ़ के बताऊंगा कि भाई पहली पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी, जो मेन प्राथमिकता थी वो एग्रीकल्चर को दी गई थी, और ये हैरेड डैमर का मॉडल था। उसके अंदर था कि भाई जो कृषि से जुड़ी हुई चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि खेती होने के बाद उसके जो कचड़ा भी बचेगा, कचड़े का इस्तेमाल करेंगे, कहीं ना कहीं उसकी खाद बनाएंगे, नहीं होगा तो उसे किसी गाय को चारे में देंगे, कुछ ना कुछ उसका करेंगे। उसके बाद में जो अमीर गरीब, जो मतलब कि टमाटर बिकता 30 रुपये किलो है और किसान से खरीदा 2 रुपये किलो जाता है, तो इस बीच का जो गैप है इसे दूर करेंगे। और उसके बाद में हर एक के लिए जो कृषि से जुड़े हुए उनके लिए कोशिश करेंगे उनको आगे बढ़ाने की। उसके बाद में देश की इनकम बढ़ाएंगे, जो 11% कृषि से आता है उसे 18% करेंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, रेलवे, इन सबको इम्प्रूव करेंगे। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों बताया गया, इसे पीसी महलनोबिस ने करा था। इनका मानना था कि इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए, ठीक है। इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, इंडस्ट्री के लिए हम इसमें क्या करेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे, छोटी इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे, बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे, हर तरह की इंडस्ट्री लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, और साल की 5% आय बढ़ाएंगे, या 5% देश की आय बढ़ाएंगे। किससे? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और इसमें लेबर के लिए, लेबर इन फैक्ट्रीज के लिए लेबर ऐसे बनाएंगे कि भाई लेबरों को काम मिल सके और फैक्ट्री को अच्छे लेबर मिल सके, ठीक है। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। फिर उसके में तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें ये बताया गया था दोस्तों कि भाई कहीं ना कहीं हम
इसे गदगिल योजना भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये कहा गया था कि भाई सेल्फ सफिशिएंसी, हम खुद के ऊपर निर्भर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम चाइना से हमारा युद्ध हुआ था। और उसके बाद हम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन यातायात को अच्छा करेंगे, सामाजिक सेवा या समाज को अच्छा करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो गिर गया था उसे बढ़ाएंगे, और सेंटर और स्टेट के जो गवर्नमेंट इसे ठीक करेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को बेचेंगे और उनको बढ़ावा देंगे, ठीक है, जो कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 साल के लिए आपको पता ही है कि वो जब वही प्लान आगे बढ़ा था, इसके अंदर बताया गया था, सॉरी, अब जो कौन सी योजना हो गई, चौथी योजना हो गया, चौथी पंचवर्षीय योजना में ये था दोस्तों कि भाई 3 साल के एनुअल प्लान होंगे, 3 साल के लिए अलग अलग प्लान लाए जाएंगे, जिसके अंदर इंडो पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, कंट्री की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो युद्ध के टाइम में तो पंचवर्षीय योजना रुक गई थी। अब इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि अगला पंचवर्षीय योजना था, इसमें बताया गया था कि गरीबी, आबादी विस्फोट जो हो रहा है, जो महामंदी आई थी, इन सब के लिए काम करेंगे। इंदिरा गांधी का उस टाइम था 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति आई थी। इसके बाद में इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आया था कि इन सबको बढ़ाया जाएगा, ये सब चीज़ें पढ़ लेना थोड़ा। फिर उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि जब 74 में पंचवर्षीय योजना आई थी, इसमें कहा गया था कि लाइन टू लाइन विकास होगा, एग्रीकल्चर का विकास होगा। फिर उसके बाद में लोगों की सबसे कम ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, जो सबसे कम ज़रूरत है, जो खाने, जो रोटी कपड़ा मकान, इनको पूरा किया जाएगा। उसके बाद में रोड को बढ़ाया जाएगा, टूरिज़्म को बढ़ाया जाएगा, स्कीम बढ़ाई जाएगी, सेल्फ रिलायंस बढ़ाया जाएगा, मतलब खुद पे निर्भर बने। उसके बाद में इसी बीच में इमरजेंसी लग गई थी, आपको पता ही होगा, 78 से 80। फिर ये सब में बताया गया था कि 78 से 80 प्लान जो रुक गया था हमारे देश का, 2 साल के लिए रुक गया था ना, इमरजेंसी जो लगी थी, तो उसमें बताया गया था कि जनता गवर्नमेंट आ गई थी। फिर उसी बीच में 2 साल के लिए प्लान बनाया गया। फिर 80 में प्लान आया, इसके अंदर रखा गया था कि राष्ट्र की आय बढ़ाई जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई जाए, गरीबी हटाई जाए, आबादी जो बढ़ रही है उसे रोका जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना आई, सॉरी 70 वाली जो आई, 50 से 90 वाली, इसमें गरीबी, भूख इन्हीं सब के ऊपर देख लो तो आप यही सब होता जा रहा है दोस्तों। तो इसे थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, फिर इसको यही चीज़ अब दोबारा रिपीट होती जाएगी कि हम लेबर बढ़ाए, प्रोडक्शन बढ़ाए, ग्लोबलाइजेशन, दुनिया को जोड़े देश से। वो 1990 वाली जो मैंने आपको बताया था ना पिछली वाली वीडियो में, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जो हमने LPG लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो चीज़ यहाँ पर आई थी कि भाई लिबरल करो, ग्लोबल से, दुनिया से जुड़ो, प्राइवेट करो, कम पैसा कमाओ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके कैसे फॉरेन ट्रेड, दुनिया से पैसा लेके आओ, दुनिया में पैसा बनाओ, दुनिया की मार्केट में उतरो, एजुकेशन, कम्युनिटी, इन सबको बढ़िया करो। फिर उसके बाद जेंडर गैप, गरीबी, ये सब चीज़ें दूर करो। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ है। गांधी नेशनल मनरेगा प्लान आया कि हर किसी को रोज़गार मिले। फिर उसके बाद में ऐसे ही कर करके एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, तो यहाँ पर यही सब चीज़ें दोस्तों बताई गई है। तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैंने आपको सिर्फ ग्लिम्स देना था, एक झलक देनी थी, इसलिए मैंने आपको ये सब दिखा दिया। बाकी पंचवर्षीय योजना आप नोट्स में से निकाल के जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा उससे आप पढ़ लेना। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। दोस्तों अपना ध्यान रखें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।